चलो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। उसमें हम लोगों ने इक्वेशन किया था वन ऑफ इक्वेशन log K2/K1 इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। T1 टेम्परेचर पे K1 था और T2 टेम्परेचर पे K2 वैल्यू थी आपकी किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, Kc की। इसको आप Kp के लिए भी लगा सकते हो, सेम इक्वेशन आप Kp के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में Kc ना दे करके Kp दियो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो वहां पे भी ये यूज हो जाता है। Kp1 था, Kp2 था, Kp2/Kp1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा H 2.303 R लॉग लॉग था, यहाँ था, यहाँ पे क्या था 1/T1 माइनस 1/T2। ये भी लगा सकते हैं, Kp के लिए भी लगाया जा सकता है ये इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन निकला है, एक इक्वेशन है आर्हीनियस इक्वेशन, इससे निकाली गई है ये इक्वेशन। यहाँ पे बस थोड़ा सा जान लो होती क्या है, K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर EA बाई RT, इससे निकाला गया है। इसको बोलते हैं हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन। इसकी डिटेल हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में अपने 12th के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा जान लो, कभी कभी सवाल वाल आ जाए कहीं तो। K क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, Kc। A एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। E जानते ही है आप, EA क्या है, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्शन को होने के लिए जितनी टोटल एनर्जी चाहिए उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। R है गैस कांस्टेंट और T है आपका टेम्परेचर, जिसपे ये K निकाला गया, टेम्परेचर इन केल्विन। दो इक्वेशन बना के फिर फाइनली वो इक्वेशन निकली है जो वेंट ऑफ इक्वेशन बताई ना, दो टेम्परेचर पे यूज करके इसी इक्वेशन को यूज करके बनाया गया। ये है आर्हीनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई EA, उसकी पावर क्या है माइनस EA बाई RT। EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, A के बाद E है, E स्मॉल e, हो गया। हो गया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E के पहले आया इसलिए क्या लिख दिया उसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। किस स्पीड से लिख रहे हो तुम लोग, दो लाइन लिखने में इतना टाइम लग रहा है।
टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, यहां कहीं कहीं पे क्वोशंट पे लिख, ये क्या चीज है देखिए, अगर आप K की वैल्यू निकालो किसी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे और K की वैल्यू निकाल लो आप T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपने मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे K की वैल्यू निकाली किसी रिएक्शन के लिए और 35 पे निकाल ली। K की वैल्यू अगर आप 35 पे निकाल रहे हो या T प्लस 10 पे निकाल रहे हो और आपने K की वैल्यू निकाली T डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हो तो इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर क्वोशिएंट भी बोलते हैं कोई को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T प्लस 10 पे और T पे निकालते हैं, उसका रेशियो निकालोगे तो उसको क्या बोलोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन जनरली इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू 2 to 3 होती है, मतलब 2 से 3 के बीच में, 2 होगी 3 होगी या 2 से 3 के बीच में आती है। 2 से 3 के बीच में आने का क्या मतलब है, अगर ये वैल्यू 2 to 3 है तो आप कह सकते हो कि T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिवाइडेड बाई K T डिग्री सेंटीग्रेड का अगर है तो आप कह सकते हो कि T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इज इक्वल टू होगा 2 to 3 मल्टीप्लीकेशन में K एट T डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 to 3 टाइम्स बढ़ती है। किसी रिएक्शन के लिए 2 टाइम्स होगी, किसी के लिए 3 टाइम्स होगी, किसी के लिए उसके बीच में भी हो सकती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे, 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बढ़ेगा, 2 to 3 टाइम्स। किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर दे रखा है 3 तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बढ़ता है, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। पहले अगर 10 दिया है तो बाद में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे केसी में इंक्रीमेंट आता है उसी तरीके का इंक्रीमेंट रेट में भी आता है। उसी तरीके का इंक्रीमेंट किस में आएगा, अप्रॉक्स रेट में भी आता है। तो अगर कहीं पे टेम्परेचर क्वोशिएंट दिया हुआ है तो आप ये भी कह सकते हो, ऐसे इससे भी रिलेट कर सकते हो कि अगर ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है पर रिलेट हम ऐसे भी कर लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर दिया है तो आप ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेट एट T डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन का रेट रिएक्शन की स्पीड से भी रिलेट किया जा सकता है इसको। कोई समस्या, नोट हो जाए तो बोलिए। हो गया, कहाँ, अब जैसे मान लो हम लोग
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कैटलिस्ट कैटलिस्ट जानते हैं होता क्या है? क्या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है ना। तो कैटलिस्ट अगर किसी रिएक्शन में आप इंट्रोड्यूस करते हो तो होता क्या है, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाता है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाएगा, इक्विलिब्रियम में कोई दिक्कत नहीं करेगा। बस कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव्ड क्विकली, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम, मान लो पहले कोई रिएक्शन था A प्लस बी गिव्स C प्लस डी बन रहा है, उसमें इक्विलिब्रियम आया 15 सेकेंड पे। अब उसमें हमने कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो 15 सेकेंड से कम पे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसके पहले ही इक्विलिब्रियम आया। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड को जितना बढ़ाता है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड को बढ़ा देता है। तो वैसे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन इक्विलिब्रियम टाइम को कम कर देता है, जल्दी से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और इसमें एक पॉइंट याद कर लीजिए, वैसे हम लोग कैटलिस्ट जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए किसी रिएक्शन के होने के लिए 15 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है और रिएक्टेंट के पास 10 किलो जूल एनर्जी है ना। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एनर्जी कहां तक बढ़ती है, 15 किलो जूल तक बढ़ती है, तब उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट अगर उसमें आप ऐड कर दोगे ना, तो जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, जो टोटल 15 किलो जूल होने पे एनर्जी, रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी जब 15 किलो जूल हो जाती है तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना। तो ये जो 15 किलो जूल एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट कम कर देता है। कम करने का मतलब, मान लो पहले 15 किलो जूल पे प्रोडक्ट बन रहे थे, तो अब एनर्जी हो सकता है 12 किलो जूल एनर्जी होने पे ही प्रोडक्ट बनने लगे, है ना। इसका एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, वो पढ़ेंगे अपन, अभी अपना टॉपिक नहीं है यहाँ पे। अगला बात करते हैं हम लोग, ये नोट कर लिया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगली बात करते हैं हम लोग जो आपको आज पढ़ाने वाले थे, प्राइम टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा से डिनोट करोगे। होता क्या है, जैसा कि लिखा हुआ डिसोसिएशन मतलब कोई सब्सटेंस टूट रहा है ना, और टूटने के बाद उसी के लिए कोई टर्म यूज किया गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली है पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट that get dissociated। एक मोल का वो पार्ट जो डिसोसिएट होता है किसी रिएक्शन में, उसी को, उस सब्सटेंस का क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है A, ये डिकम्पोज हो रहा है और बना रहा है B एंड C। ठीक, शुरुआत में हमने इसके 1 मोल लिए थे, इसके 0.0 मोल थे।
अब हमने बोला कि थोड़ी देर बाद देखा, जब इक्विलिब्रियम आया या थोड़ी देर बाद देखा, तो हम क्या देखते हैं कि इसके 1 मोल में से अब 0.5 मोल डिसोसिएट हो चुका है। कितने मोल डिसोसिएट हो गए? टूट गए 0.5 मोल। ये 0.5 मोल बन गया और ये 0.5 मोल बन गया। इसके टूटे कितने? डिसोसिएटेड मोल कितने हैं? 0.5। 0.5 डिसोसिएट हो गए, इसलिए बचे हुए मोल्स हमने कैसे लिख दिए? 1 माइनस 0.5 लिख दिया। तो एक मोल का वो पार्ट जो डिसोसिएट होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा। तो इस रिएक्शन के लिए अल्फा कितना हो जाएगा? 0.5। अल्फा कितना हो जाएगा? 0.5। जल्दी करो। लड़कियां कितनी प्यारी लड़कियां हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? तो इतनी देर से तुम कुछ पढ़ नहीं रही थी? हैं? मुझे लग रहा तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं था। क्या कहते हो? लग तो नहीं रहा। अल्फा का फॉर्मूला लिखते हैं। डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में भी दिया रहता है क्वेश्चंस पे अल्फा। जैसे मान लो डिसोसिएटेड मोल्स थे 0.5 प्रीवियस इक्वेशन में। इनिशियल में टोटल मोल्स कितने थे? पहले लिए थे 1। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? 50%। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में दिया है 50%, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5। 20% दिया है तो कितनी हो जाएगी? 0.2। 40% दिया है तो कितनी हो जाएगी? 0.4। ठीक है, तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं और अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे भी आपको दे सकते हैं। ठीक। हाँ, और क्या, ऐसे थोड़ी। जैसे मान लो कोई एसिड, एग्जाम्पल समझ लो, एक कोई एसिड का एग्जाम्पल ले लिया हमने। कोई एसिड है HA, ये टूट रहा है, H प्लस एसिड है तो H प्लस देगा और A माइनस में टूट। ठीक, इसके पहले अपन ने ले लिए 1 मोल। शुरुआत में ये 0 था, बाद में देखा इक्विलिब्रियम पे ये अल्फा टूट चुका है और ये अल्फा बन चुके हैं। ठीक, तो अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें हम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए कैसी क्या आएगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA का कॉन्सेंट्रेशन, यही कह सकते हैं।
कह सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा है, ये कितना है अल्फा, और ये कितना है 1 माइनस, तो अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या कहते हैं, ये जो Kc है एसिड के लिए, इसी को हम बोलते हैं Ka, और इसी को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कह सकते हैं। इस एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ये कहला सकते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से ही बनते हैं प्रोडक्ट। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये अगर अल्फा टूटेगा तो ये अल्फा ही बनेगा क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर ये अल्फा टूटेगा, इसका 1 है, इसका 1 है, तो बराबर ये जितना टूटेगा वो इतना बनेगा। ये अल्फा ब्रेक हो रहा है तो ये बनेगा कितना, अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 2 हो जाता, तो ये अल्फा टूटेगा तो ये 2 अल्फा बनेगा। कोई समस्या, नोट हो गया सबका डिसोसिएशन कांस्टेंट। एनसीईआरटी में देखो कोई पीसीएल 5 का क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया क्या, गौरांगी क्या है, अपना यक्कू दिमाग केमिस्ट्री में लगाया करो, इधर उधर नहीं लग नहीं रहा। चलिए, अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन अगर आप C ले लो, इसी केस में देखो ध्यान से, आपको लग रहा होगा एक ही चीज रिपीटेड कर रहा है, लेकिन जरा ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा, इक्वेशन लिखने आ गया ये वाली, तो क्वेश्चन निकलेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन C ले लो, तो ये शुरुआत में ये तो 0 0 रहने वाला है एट 0, एट T इज इक्वल टू 0 पे। अब दूसरा लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर 1 मोल होता है तो हम क्या मानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अगर C मोल हो गया तो क्या मानेंगे, C अल्फा। इसका मतलब ये कितना टूटेगा, C अल्फा। ये कितना बनेगा, C अल्फा। ये कितना बनेगा, C अल्फा। ये सिखा चुके थे कल CX करके। तो K अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा, C माइनस C अल्फा। ये क्या बन गया, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये C कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा यहाँ पे। C से C क्या होगा, कट जाएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूं, आप नीचे लिखेंगे। अगर कंडीशन हो कि एसिड बहुत वीक है, एसिड क्या हो, बहुत वीक हो, तो जब एसिड बहुत वीक होता है ना, तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है 1 से। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 से बहुत छोटी होती है। तो ये अल्फा जो होता है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये जो नीचे वाला अल्फा मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा करेंगे तो कुछ वैल्यू बड़ी आ जाएगी। ये अगर छोटी वैल्यू है तो
डिवीजन या प्लस या माइनस करने में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एसिड बहुत वीक है, अल्फा बहुत छोटा है 1 से, तो 1 के कंपैरिजन में अल्फा को क्या कर सकते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा नेग्लेक्ट करोगे जैसे ही, वैसे ही ये इक्वेशन क्या बनेगी, के अल्फा हटा दोगे तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो भाई और बहनों। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी फॉर वीक एसिड। वीक एसिड के लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो और कंसंट्रेशन दी हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। वीक एसिड के लिए अप्लाई होगा बस, नहीं तो बाकी सब एसिड के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ये पूरा वाला सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन मिला, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुम लोग के पास। सवाल तो होगा, एक्सरसाइज में देखना था ना, कहाँ देख रही थी। चलो एक क्वेश्चन करो जा। नोट हो गया सबका। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। शॉर्ट में लिख रहे हैं सैंपल ऑफ प्योर PCl5 was introduced in evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium, concentration of PCl5 was found to be, अरे बहुत बेकार सवाल है। PCl5 को एक वेसल में रख दिया है, इवैक्यूएटेड मतलब कुछ एयर वेयर नहीं है, ये टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है, बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 गिवन है आपको 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -1 मोल पर लीटर। इक्विलिब्रियम पे PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन दी है। व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, दोनों निकालने हैं एट EQ। Kc की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, Kc दिया रिएक्शन के लिए 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3। चलिए करके बताइए, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। सवाल तो बहुत इजी है, अब देखना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं। PCl5 की इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन दी है,
कोशिश कीजिए सब लोग। कार्तिक, राजवंश, दीवा, केसी का फॉर्मूला लगाओ, एक्सप्रेशन लिखो, केसी का फॉर्मूला लगाओ। इससे कुछ नहीं बनने वाला, केसी का फॉर्मूला। केसी का फॉर्मूला लगाइए एक्सप्रेशन लिख के। केसी का सवाल है ये, है ना। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का तो जिक्र ही नहीं किया, उसका देख लेते हैं, कोई सवाल करवा दो। अनुज कर रहे हैं? सेम होगी ना, मोल सेम है तो सेम नहीं आ रही है, दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, सेम आएगी ना। सेम होगी दोनों की कंसंट्रेशन ना, मोल सेम है तो एक्स मान लो। फॉर्मूला लिखा हुआ और करना क्या है इसमें? कौन बोला कुछ नहीं? कितना आ रहा है? 4.15 आ रहा है। देखते हैं, हमें तो पता नहीं। इसमें आंसर देते हैं। अरे शांति से निकाल लो, इतनी पंचायती की कोई जरूरत नहीं है। हैं? चलो करें, देखिए अगर इसके लिए केसी लिखोगे तो क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन PCl3 की और कॉन्सेंट्रेशन Cl2 की और PCl5 की, यही तो लिखोगे केसी, है ना। और आपको अगर 1 अल्फा C अल्फा किसी से भी लिखो, कॉन्सेंट्रेशन शुरू की तो पता नहीं है, तो ये C है, ये 0 है, ये 0 है, ये C माइनस C अल्फा है, ये C अल्फा है, ये C अल्फा है, यानी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या होगी? सेम होगी। और इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया है तो ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम पे, ये कॉन्सेंट्रेशन है PCl5, मतलब PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखा है, किसका पूछ रखा है आपसे? PCl3 और Cl2 का। तो Kc की भी वैल्यू दे रखी है 8.3 × 10⁻³ PCl5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5 × 10⁻1। PCl3 और Cl2 की इक्वेशन से पता चल रही सेम होगी तो x मान लो, x मान लीजिए। x मान लेंगे तो क्या होगा? वैल्यू आ जाएगी 8.3 × 0.5 × 10⁻⁴ बन जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना। ये कितना बनेगा? 4.15 बन रहा है, ये 4.15 बन रहा है, तो अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा? ये 2 मान सकते हो, तो वैल्यू आ जाएगी 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, 4 का वो ले लिया अप्रॉक्स में।
हो गया? कोई दिक्कत तो बोलिए बच्चों, कोई समस्या है? इसमें कोई सवाल ही नहीं दे रखा एनसीईआरटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रहे। क्या नोट करना है? तरुश्री, क्या हुआ बेटा? तरुश्री नाम है ना? चलो एक और कर लो अच्छा क्वेश्चन, फिर नया कॉन्सेप्ट सिखा दो। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इसमें क्वेश्चन देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, अपन के आ जाएंगे। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम जब करेंगे ना तो उसमें भर भर के आएगा ये डिग्री। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, देखते हैं आपको आता कि नहीं। बोर्ड पे ध्यान दो, बातें नहीं, बातें नहीं, रिकॉर्डिंग में बहुत आवाज जाती है, आप लोग बात ही करते रहते हो आप। एट 1127 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर है, a gaseous mixture of CO and CO2, gaseous mixture of CO and CO2 in equilibrium with solid carbon, in equilibrium with solid carbon has 90.55% CO by mass। इक्वेशन दे रखा है C plus CO2 gives 2CO, ये सॉलिड है। Kc निकालना है, Kc फॉर रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर, Kc फॉर रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर, Kc निकालना है। चलिए केपीकेसी तो पूरा सिखा दिया है ना आपको, तो अब निकालना तो पड़ेगा, निकालिए चलो। नाइन्टी 90.55% CO है बाई मास, इसका मतलब टोटल जितना इक्विलिब्रियम पे मास होगा वो क्या है, उसमें से 90.55% किसका है, CO का है। तो इससे CO के मोल्स वगैरह कुछ निकल सकते हैं क्या? सोचो, CO के मोल्स निकल सकते हैं क्या इससे?
कोशिश कीजिए थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। In equilibrium with solid, carbon has 90.55% CO by mass. मीनिंग तो यही निकल रहा है। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है उससे केपी आएगा। कार्बन का तो 0 हो जाएगा ना, केसी सॉलिड है कि सीओ का निकालने पे 0.55 into 12 कर देंगे जिससे, और उसके मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय 24 कर देंगे। 24 क्योंकि 2 मोल्स वो इसके मोल्स निकल जाएंगे, इसके मोल्स डिवाइड बाय 2 तो उसके मोल्स उसके बाद पता नहीं क्या होगा। इसके अंदर ये बताइए ना रेट में केसी निकालना है ना, केपी निकालेंगे पहले, वही तो मैं भी कह रही हूँ। इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, कुछ अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाओ तुम लोग। टोटल प्रेशर दे रखा है कितना, 180 है, ठीक है। तो अपने को अगर सबका पार्शियल प्रेशर मिल जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO मिल जाए, तो इससे केपी निकाल सकते हैं, है ना। केपी आ जाएगा तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT की पावर डेल्टा एन। टेम्परेचर भी दे रखा है, ये लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए मोल्स कैसे निकालेंगे आप। गैसियस मोल CO2 और CO के मोल्स अगर निकल जाए तो बात बन जाएगी। तब उसी से पार्शियल प्रेशर आएगा, जहां तक मैं सोच पा रही। एक बार देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। कैलकुलेशन तगड़ी है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। आंसर फाइनल तक पहुंचोगे तभी तो आंसर देखोगे। ये कह रहे हैं आंसर देख लीजिए, आंसर तो फाइनल तक पहुंचो तब तो। इसमें तो दूसरा है, इसमें दूसरा है। ये किसी और ईयर की है क्या? क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर दिया हम लोगों ने। हाँ ऐसे ही कर रहे हैं ये। सेम ऐसे ही कर रहे हैं जो बता रहे हैं आपको। देखो ध्यान से। लैंग्वेज में मुझे एक फ्लॉ ये लग रहा है कि लैंग्वेज में क्लियरिफाई ये नहीं किया है कि गैसियस मिक्सचर या पूरा जो इक्विलिब्रियम की मतलब कार्बन को भी इंक्लूड करके 100 मास है ना। जिस हिसाब से किया जा रहा है उस हिसाब से ये है कि टोटल मास जो है 100 किसका लिया जा रहा है, गैसियस मिक्सचर का लिया जा रहा है। 100 ग्राम किसके ले रहे हो, टोटल गैसियस मिक्सचर के ले रहे हो। उसमें से CO को क्या बोला है, 90 पॉइंट कितना बोला है CO को, तो CO हो गया 90.55 ग्राम इसमें से, और CO2 फिर कितना हो जाएगा आपका,
कितना हो जाएगा 9.45 ग्राम, सही लिखा है, ठीक। तो अब यहां से CO और CO2 के मोल्स निकाल सकते हो। अगर मोल्स निकालना चाह रहे हो CO के तो क्या हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास, तो 90.55 डिवाइडेड बाई मोलर मास CO का कितना होगा बोलिए जल्दी से, 12 + 16 28। और अगर मोल्स निकालने चाहते हो किसके CO2 के तो 9.45 डिवाइडेड बाई 44, दोनों के मोल्स आ गए। अब आपको बताया है कि Kp निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, इक्वेशन के हिसाब से देख लीजिए, सॉलिड कार्बन को तो हटाना ही पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यही तो चाहिए। Pp ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए, ठीक है। तो अब पार्शियल प्रेशर निकाल लें, मोल्स पता लग गए, मोल्स पता लग गए, और टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 atm दिया हुआ है, तो Pp ऑफ CO अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO कितने रखने हैं अपने को 90.55 डिवाइडेड बाई 28, और टोटल मोल्स कितने हो गए 90.55 डिवाइडेड बाई 28 प्लस ये वाली वैल्यू इनटू टोटल प्रेशर, ये CO के आ गए। अगर CO2 का निकालना है तो कैसे आ जाएगा, अब की बार इसके मोल्स ऊपर रख देंगे। ये बात सबको समझ आ रही है नहीं, ये सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है थोड़ी। क्या Kp का रिलेशन लिखा है, Kp, ये Kp तो ऐसे Kp और Kc लिखने के उसमें नहीं थे क्या आप लेक्चर में कार्तिक, टोटल मोल्स, ये पार्शियल प्रेशर निकाला है ना हमने, पार्शियल प्रेशर एक दिन और आपने पूछा था, ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें अगर दो चीजों का, दो गैसेस का मिक्सचर है, तो जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया था। अब इससे क्या होगा CO और CO2 के पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे और ये वैल्यू कहाँ रख दी जाएगी इसमें, तो Kp निकल आएगा, ठीक है। और Kp निकलने के बाद फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में और लंबा, NCERT में थोड़े कैलकुलेशन लंबे दे रखे, प्रोसेस आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन नहीं भी आए तो चलेगा। फिर अगले स्टेप में Kp जब निकल आएगा तो Kc RT की पावर क्या है डेल्टा N, Kc निकालना था तो Kp बाई RT रख लो, R रख लो, और टेम्परेचर भी दे रखा है, डेल्टा N भी निकाल लोगे आप। डेल्टा N कैसे निकालोगे, 2 मोल्स गैसियस इधर है 1 मोल इधर है, तो 2 - 1 आ जाएगा ना। टू माइनस 1 कर देंगे, Kp की वैल्यू निकाल ली आपने, Kc की आ जाए, ठीक है। कैलकुलेशन तगड़ी है। हाँ कार्तिक बोलिए। हाँ 73 मैंने डाल दिया, 27 कर लीजिएगा। हाँ हाँ क्या मोल्स वगैरह नहीं दिए हैं, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो गैसेस मिक्सचर है ना उसका 90.55% बाई मास CO है, यानी कि अगर CO2 और CO का टोटल मास इक्विलिब्रियम पे ले तो जितना टोटल मास है वो 100 है, उसमें से 90.55 ग्राम कौन है CO है और बचा हुआ कौन है CO2 है, ठीक है।
जो मासेस है उसमें अपन वो अल्फा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, जो अपन सोच रहे हैं ना सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, वो मोल्स में लगाते हैं। ठीक है, हाँ उसके अंदर सी एक कार्बन है, CO2 भी कुछ ये देखो, तुम्हारे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इक्वेशन जो है, इक्वेशन के हिसाब से ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1127 केल्विन पे टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, ये हो गया टेम्परेचर। 1 प्रेशर है, यानी टोटल प्रेशर ये है। A gaseous mixture of CO and CO2 in equilibrium with solid carbon, solid carbon है और रिएक्शन दे रखी है, solid carbon यूज किया, CO2 यूज किया, तो क्या बन गया, CO बन गया। लास्ट में लाइन लिख दी है हैज 90 पॉइंट, यही क्वेश्चन का क्या है, कैच है, हैज 90.55% CO बाई मास, है ना। ऊपर कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा, ऊपर इन्होंने लिख दिया है गैसियस मिक्सचर, तो गैसियस मिक्सचर के बारे में ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे अगर टोटल मास, कुछ इंफॉर्मेशन और तो दी नहीं है, अगर टोटल मास गैसियस मिक्सचर का 100 मानते हो तो उसमें से 90.55 ग्राम क्या है, CO है, बाकी बचा हुआ क्या है, CO2 है। कार्बन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसमें हम ध्यान ना दें, हम बोले कि पूरे का 100 है तो हम कार्बन भी इंक्लूड कर लेंगे, कार्बन का भी मास इंक्लूड कर लेंगे, तब आंसर क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। गैसियस मिक्सचर लिखा है तो इस गैसियस मिक्सचर का ही ये मास दिया। ठीक है, ये वो थोड़ा सा अलग बात है। ठीक, अब मासेस अपने को पता चल गए तो मोल कॉन्सेप्ट ने अपने को मोल निकालने आता था। टोटल प्रेशर पता है तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए वो आ गया, फिर केपी आ गया, फिर अपने को केसी निकालना था, केपी निकालना नहीं था, तो केपी केसी का रिलेशन अपने को पता ही है। आर अपने को याद रखना पड़ेगा, टी दे रखा है ना। कैलकुलेशन लंबी है लेकिन प्रोसीजर आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में थोड़े दे रखे हैं लंबे लंबे। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट में क्या ही नोट कर रहे हो, ये तो सॉल्व करेंगे तभी होगी। एनसीईआरटी का सवाल है तो नीट में भी आ सकता है, जेईई मेंस में, सिलेबस में तो है। डेटा इतने तगड़े नहीं देंगे, थोड़े इजी देंगे, इतने तगड़े डेटा में सॉल्व भी करता रह जाएगा, है ना, मोल ही निकालता रहेगा वहां बैठ के। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जब, तो चूज करना पड़ता है कि अब इसको छोड़े कि किसको छोड़े, है ना। नीट में तो कोई चांस नहीं है, नीट में तो करना ही है, छोड़ने का कोई चांस नहीं है। वैसे तो जेईई मेंस में भी नहीं है, 30 आता था, 25 कर दिया। पहले फिजिकल के क्वेश्चन उसमें आते थे तो कुछ लेंथी कैलकुलेशन वाला है, अगर आपको 5 आ गए तो आप छोड़ देते थे। हो गया, चलिए। अल्फा पे सवाल नहीं मिला जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया। आगे तो है लेकिन चलो, डेल्टा जी पढ़ाया था ना आपको, किस में पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक्स में, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। यहाँ पे भी रिलेशन है तो थोड़ा सा कर लेते हैं प्यार से, थोड़ा सा कर लीजिए।
लिख लो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी. Relation between equilibrium constant and delta G. अभी देखा नहीं है मैंने, एनसीईआरटी में होगा. डेल्टा जी एंड केसी. हाँ बोलो क्या कह रहे थे आप. कौन सा निकाला था तुमने. 23. देख लेते हैं लगे हाथ. ट्वेंटी थ्री का आंसर है 0.149. 149. ठीक है. डेल्टा जी नॉट आता है -RT-ln-K. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आती है. -RT-ln-K. तो ऐसे भी लिख सकते हो. 2.303 का मल्टीप्लाई कर दोगी तो क्या आ जाएगा. log KC आ जाएगा ना. log KC आ जाएगा. इसमें भी सवाल मिल सकता है आपको. गिब्स फ्री एनर्जी निकालना हो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और केसी निकालना हो, है ना. तो ऐसा मिल सकता है. चलिए इसमें ई की वैल्यू लगा दी है तो निकालता ही रह जाएगा बच्चा. वैल्यू ऑफ डेल्टा जी. क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटू सा है, एनसीईआरटी का ही है. वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर phosphorylation of glucose in glycolysis. ग्लूकोज का रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज की बर्निंग होती है तो एक प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने. ग्लाइकोलिसिस एक क्रेब साइकिल पढ़ते हो, है ना. तो ग्लाइकोलिसिस में बोल रहे हैं कि स्टेप है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज. उसमें डेल्टा जी नॉट दे रखा है 13.8. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है इस प्रोसेस के लिए 13.8 किलो जूल पर मोल. ठीक है. बोल रहे हैं फाइंड आउट केसी की वैल्यू निकालनी है 298 केल्विन. फाइंड आउट केसी एट 298 केल्विन. आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं मार सकते. जेई मेंस को भी प्यार है और नीट को तो अद्भुत प्यार है एनसीईआरटी से. चलिए निकालिए जरा. केसी निकालना है आपको. लॉग के फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो लॉग का लगा के और वैल्यू रख दी है. आपके पास है नहीं तो आप कहां से रखो. क्वेश्चन में गिवन होगी. हाँ अगर तो इक्वेशन निकालो लॉग की. ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इससे लगाओ. अच्छा इसमें सब एमकेएस में है तो किलो जूल में नहीं रखना, जूल में रखना. सब एमकेएस में. जल्दी से निकाल लो प्यारे बच्चों. अच्छे बच्चों आप लोग. थोड़ा आलस करते हो कैलकुलेशन में, बाकी ठीक. कार्तिक आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं.
0.082 छोटा पड़ जाएगा। 8.314 जूल में रखना है ना, वो तो लीटर एटीएम वाला होता है ना। 0.082 है क्या? 8.314 रखनी है। आर की वैल्यू जूल वाली, यूनिट नहीं याद रखते हैं। हाँ 8.3 रख लो, कैलकुलेशन इजी करना है तो 8.3 रख लो, कुछ नहीं होता तुम लोग से। 13.8 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, आर की वैल्यू 8.3 रख लो। टेम्परेचर कितना है? डेल्टा जी नॉट निकालना है, 298 केल्विन होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 298। 2.303 लॉग के सी, ये लिख दो। अब लॉग के सी की वैल्यू सब इधर चला जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, लॉग आपको आता नहीं है तो यहीं तक छोड़ देंगे आंसर। निकाल लेते हो आप तो निकालो। हाँ उसमें भी निकाल सकते थे। लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ रही है? नहीं, यहाँ पे आ रही। हाँ लॉग केसी की वैल्यू आ जाएगी, सही है। इन्होंने एलएन केसी का लिखा। तुम लोग मत करना कुछ, पीछे बैठे हुए ये बॉयज, कोई न्यूमेरिकल नहीं करके आंसर बताना। अनुज कॉपी लाओ, चलो। अभी तक इक्वेशन नहीं लिखी गई, इतनी देर हो गई। कहाँ है? क्या आया नहीं? हमने करके बता दिया, अभी भी नहीं आया। अब क्या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है, दे रखी है, निकालनी नहीं है। केसी निकालना है, रिलेशन ये रखा हुआ है। वो तुम उसको गोली मारो, वो तो कोई रिएक्शन का नाम है, उससे कोई मतलब ही नहीं। अपने को टेंशन क्यों करना? ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, बायोलॉजिकल टर्म है, उससे अपने को क्या ही मतलब है ना? करो, लेके बैठे हो ऐसे। पास में आ जाओ तो तुम लोग ऐसे लड्डू जैसे मुंह बना लेते हो। काम करो नहीं, काम नहीं करते हैं। चलिए कर लेंगे अब सब लोग, अब कर लेंगे। अब हम नहीं रुकेंगे। अब हम नहीं रुकेंगे, अब करो आप। देख रही हूँ कोई टॉपिक रहे तो नहीं गया इसका। हो गया ये तो हो है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आए नहीं कभी चलेगा। वही तो असली है, ये तो नकली है। नकली का मतलब अभी एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को नहीं पता हो। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा और हेट्रोजीनियस क्या होगा, बता दो जल्दी से। कौन बताएगा? अक्षिता बताएंगे। चलिए, होमोजेनियस का मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे के सारे सेम फिजिकल स्टेट में होंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबके फिजिकल स्टेट में होंगे, सेम स्टेट में, है ना? तो सेम फिजिकल स्टेट
ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो होमोजेनस हो जाएगा। जैसे मान लो अभी एग्जांपल करा था हम लोगों ने, PCl5 गैस 2 ट्राई बना रहा है PCl3 गैस और Cl2 गैस। तो सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैसियस है, सब सॉलिड हो, सब लिक्विड हो, सब गैसियस हो। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा? डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो जाएगी। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, छोटी सी चीज है, मालूम होनी चाहिए, नहीं तो आप बोले मैम ने ये तो पढ़ा है नहीं। अभी रिएक्शन करा था हम लोगों ने, क्या कौन सा रिएक्शन करा था? CO2 वाला, बोलो जल्दी से। उसी का कह रही पता नहीं, अभी करा था क्वेश्चन। अद्भुत बच्चे हैं ये, कहाँ से ये ब्रांड आई है? ये गैस, ये गैस, अरे अभी क्वेश्चन कराया, अभी पूछ रहे हैं, अभी नहीं आ रहा है तो क्या ही बोलूं मैं। एक रिएक्टेंट सॉलिड हो गया, एक रिएक्टेंट गैस था, एक प्रोडक्ट गैस हो गया। फेजेस चेंज हो गए, फिजिकल इक्विलिब्रियम, हाँ फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो हेट्रोजीनियस। वो नहीं देखना है, चलिए एक एनसीईआरटी का और अच्छा सा सवाल करो। एनसीईआरटी में अच्छे सवाल हैं। अच्छे नहीं है? ओए, वो चल रहा है वीडियो। अब नहीं नहीं बोलो, इतना नहीं बोलते बेटा, इतना बोल रहे हैं लगातार क्यों? अरे एक और बहुत बढ़िया सा है, सिखा देते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक और तरह का आता है ना क्वेश्चन, वो बहुत चलो चलो कहाँ गया? काइनेटिक्स खुल जा रहा है, कभी कुछ खुल जा रहा है। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, शोर नहीं प्यारे बच्चों। चलिए PCl5 dissociates into PCl3 and Cl2। PCl3 and Cl2, अभी इक्वेशन 4 बार लिख चुके हैं, 10 बार लिख लो जल्दी से। PCl5 gives PCl3 plus Cl2। 5 moles of PCl5 are placed in 200-liter vessel. 5 moles of PCl5 placed in 200-liter vessel which contains 2 mole of N2
which contains 2 moles of N2, 2 moles of N2 and is maintained at 600 Kelvin temperature, and it is maintained at 600 Kelvin temperature 600 Kelvin मेंटेन किया गया. The equilibrium pressure is 2.46 atm. The equilibrium pressure is 2.46 atm. The equilibrium constant Kp निकालना है. Kp निकालना है आपको. Kp के लिए दे रखा है, Kp है डैश 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 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डैश 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 की वैल्यू निकालनी है. नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर आना चाहिए. चलो जल्दी करो. लीटर एटीएम सब दिख रहा है तो यूनिट कौन सी लेनी है आर की? ये ठीक है. चलिए कोशिश कीजिए. 2022 का क्वेश्चन है, प्यार से करने की कोशिश करें. नई चीज क्या इसमें दिखाई दे रही है क्वेश्चन में? कहाँ? नियरेस्ट इंटीजर तक. नई चीज क्या दिखाई दे रही है? N2. क्वेश्चन में नया क्या है? N2 भी इसमें 2 मोल्स प्रेजेंट है ना. अगर N2 गैस भी प्रेजेंट है तो जो टोटल प्रेशर होगा उसमें रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन जो टोटल प्रेशर होगा उसमें तो कंट्रीब्यूट कर सकती है ना. और जिसके जितने मोल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर वो क्रिएट करेगी. तो देख लीजिए, कुछ सोचिए. आगे लिखा हुआ आइडियल गैस इक्वेशन भी लिखी हुई है. लिखा हुआ है कि गैसेस जो है वो कैसे बिहेव कर रही हैं? आइडियल. तो यानी कि आइडियल जहां पे भी लिख देते हैं ना, तो आप सोचिए कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ सकता है. प्रेशर निकालने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ सकता है. यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है गैसेस क्या हैं? आइडियल. क्या लगाना पड़ सकता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. वॉल्यूम एनआर ये सब का कोई काम नहीं है अपने को. काम किसका है? प्रेशर निकालना है. मान लो N2 का निकालना है तो एनआरटी बाई वी कर दो. एन मोल्स किसके लेंगे? नाइट्रोजन के ले लें. तो नाइट्रोजन कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है वो आ सकता है. 2 मोल्स हैं. टेम्परेचर कितना है? कुछ दिया? टेम्परेचर. वॉल्यूम कितना है? अब निकाल लो. PCl5 के मोल्स दे रखे हैं इनिशियल. मोल्स पर लीटर निकाल सकते हैं उसका. कंसंट्रेशन रखना. 5 मोल दे रखे हैं तो मोल्स पर लीटर क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 200. ये आ जाएगा सी अल्फा वाला बनाने आता था ना इक्वेशन, वैसे बनाएंगे. करो आगे. आगे तो इक्विलिब्रियम है और क्या है? प्रेशर तो आ गया. करिए आगे. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना. अरेंज बताइए कैसे किया जाए. जल्दी से बताइए. प्रोसेस सब लोग सीख लें, कैलकुलेट करते रहिए.
कैसे? देखो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया ना, ये तो केवल अपन ने नाइट्रोजन का प्रेशर निकाला। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 2.46। अब 2.46 जो प्रेशर है उसमें PCl5 भी है, PCl3 भी है, Cl2 भी है और N2 भी है। और अपने को Kp में N2 से कोई रिलेशन नहीं है, N2 कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। तो N2 का जो प्रेशर है अगर उसको टोटल इस प्रेशर में से माइनस कर देंगे तो तीनों का प्रेशर आ जाएगा, है ना। और तीनों का जब प्रेशर आ जाएगा, तीनों के लिए टोटल प्रेशर आ जाएगा, तो मोल्स से रिलेट कर सकते हैं, मोल पर लीटर से रिलेट कर सकते हैं ना। ऐसे इक्वेशन तो वही बनेगी ना। PCl5 गिव्स क्या बन रहा है, ये बन रहा है पूरे इक्विलिब्रियम में यही है, C अल्फा C। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, ये 0 है, ये अगर C अल्फा है, C माइनस C अल्फा है, तो ये कितना होगा, C अल्फा, यही कॉन्सेंट्रेशन होगी, है ना। शुरुआत की इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 5 मोल दे रखा है। तो 5 मोल का मतलब 200 से डिवाइड करोगे मोल पर लीटर के लिए तो कितना आ जाएगा, 1/40 मोल पर लीटर आ जाएगा इसका। C आ गया है ना, 40 मोल पर। क्या आंसर 12 है, मुझे नहीं पता। 48 का आंसर है 1107। बम्पर आंसर है। चलिए अब सुनो बात सुनो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाओ, सुनो ध्यान से सुनो, क्या इसमें लगाओ कॉन्सेप्ट। तुम्हारे पास 2.46 था टोटल प्रेशर, इसमें से प्रेशर ऑफ N2 माइनस कर दिया, तो अब टोटल प्रेशर आ जाएगा किसका, PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का, इनका ही आ जाएगा ना। और आपको पता है PCl3 का प्रेशर और Cl2 का प्रेशर तो सेम ही होगा, सेम प्रेशर होगा। इसको अगर x मान लें हम लोग, दोनों के प्रेशर को अगर x मान लें तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका प्रेशर अगर y है, ये x और x है, तो हम ऐसे कह सकते हैं y प्लस 2x इज इक्वल टू, ये वाला जो आया है 2.46 माइनस P ऑफ N2 आ सकता है, बोलो, है ना ऐसे। और इसमें y की वैल्यू कैसे रखोगे, इधर वाली वैल्यू तो पता है अपने को, कैसे रखे हैं, ये क्रिटिकल है, हैं? तीनों के लिए प्रेशर यस अरिंजी जो बात कर रहे हैं वो सही है, देखो ध्यान से देखो, प्रेशर जो है वो मोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो मोल्स क्या होंगे, PCl5, PCl3 और Cl2 तीनों के क्या होंगे, सेम होंगे। प्रेशर किससे वेरी करता है, PV इज इक्वल टू nRT जब लगाते हैं हम लोग तो nRT/V से डिपेंड करता है। तो R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट कंटेनर का,
यानी P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो अगर इक्वेशन में मोल्स ऐसे सेम दिख रहा है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसका प्रेशर x, इसका प्रेशर x और उसका प्रेशर भी x, यानी टोटल 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तब x की वैल्यू निकल आएगी। और फिर Kp निकाल पाएंगे अपन, तब तो सबके प्रेशर ही आ गए। ठीक है, आप घर से निकाल के लाइएगा अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो। 0 पॉइंट कितना आ रहा है, नहीं ये तो ज्यादा आ रहा है हमारा, क्या x की वैल्यू कि Kp की, तो अब Kp निकालना पड़ेगा। ये आपस में नहीं, चिल चिल, जैसे क्लास में भिड़ना थोड़ी पढ़ना है। कल घर से करके लाइएगा इसको, सबकी कॉपी में मैं देखूंगी, ये जो पीछे बैठे हुए हैं आप सबसे पहले कॉपी आप ही चेक कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस ये देख लेना आंसर माइनस माइनस में ना निकाल देना। हाँ वही तो है, x x x। चलिए आज की क्लास होती है आपकी ऑफ, अगली क्लास में निकाल के लाइए।